नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। भारत के समग्र क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, में उत्तर में स्थित करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का भाग पर्वतीय है। इस भाग के अंतर्गत हिमालय की पर्वत श्रेणियां आती हैं, जो कि परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसका निर्माण नवजीव कल्प अर्थात कैनोजोइक एरा के टर्शरी युग में हुआ। यह दुनिया का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। विद्वानों का मत है कि हिमालय का निर्माण करने वाली चट्टानें समुद्र की गोद में पली। उस समुद्र का नाम टेथीस सागर था। उसमें अनगिनत सूक्ष्म समुद्री जीव थे जो संपीड़न के दौरान दब गए तथा उनकी खोल एवं हड्डियां चूने की चट्टानों में परिणीत हो गई। विद्वानों का मत है कि मोड़दार पर्वतों के स्थान पर आज से करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात मध्य जीव कल्प यानी मेसोजोइक एरा में जल था। उन्हीं में जमा हुए अवसाद यानी सेडिमेंट्स ऊपर उठकर कालांतर में अर्थात नवजीव कल्प यानी कैनोजोइक एरा के टर्शरी युग में मोड़दार पर्वत बने। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि हिमालय का निर्माण कार्य आज भी जारी है। इसके निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। 1. उत्तराखंड, बिहार, नेपाल, असम आदि के भूकंप। 2. हिमालय से निकलने वाली नदियों के मार्ग परिवर्तन। 3. भारतीय प्लेट का 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व की ओर तिब्बत प्लेट के नीचे गतिमान रहना तथा हिमालय का 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से निरंतर ऊपर उठना आदि इस बात के प्रमाण हैं कि हिमालय का निर्माण कार्य आज भी जारी है। अब हम हिमालय के विस्तार पर थोड़ा ध्यान दें। हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इस पर्वत के पश्चिमी छोर पर नंगा पर्वत तथा पूर्वी छोर पर नामचा बरवा चोटी स्थित है। इन दोनों पर्वत चोटियों की स्थिति महाहिमालय पर है। महाहिमालय लघु हिमालय एवं शिवालिक से प्राचीनतम एवं विशालतम है। हिमालय पर्वत का विस्तार करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई तथा 160 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई में एक अर्ध चापाकार शैली में है। ये पर्वत 4 समानांतर श्रेणियों में फैला हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इस प्रकार है। 1. ट्रांस या तिब्बतन हिमालय। 2. उच्च या महाहिमालय या हिमाद्री। 3. लघु या निम्न हिमालय। 4. बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक। 5. पूर्वांचल। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1. ट्रांस या तिब्बतन हिमालय। भारत के सबसे उत्तरी भाग का हिमालय ट्रांस हिमालय कहलाता है। इसका अधिकतम भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। ये महाहिमालय तथा तिब्बत के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4100 से 5700 मीटर है। किंतु विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी एवं भारत का सर्वोच्च शिखर K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसी हिमालय पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से तथा पूरब में तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत से जुड़ती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी एवं तिब्बत में कैलाश श्रेणी फैली हुई है। काराकोरम श्रेणी में बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन, बाल्टोरा आदि। ये श्रेणी भारत की साउथ फ्लोइंग रिवर तथा तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर के बीच जल विभाजक का काम करती है। स्वेन हेडन, जिन्होंने 1906 में ट्रांस हिमालय की खोज की, ने इस हिमालय को उच्च एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा है। सिंधु,
सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत स्थल इसी ट्रांस हिमालय में है। नंबर 2, उच्च या महाहिमालय या हिमाद्री। हिमालय पर्वत में लघु हिमालय एवं शिवालिक से विशालतम एवं प्राचीनतम उच्च हिमालय है। ये लघु हिमालय के उत्तर में स्थित विशाल सीमांत भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के उत्तर में इसी के समानांतर फैला है। विशाल सीमांत भ्रंश जम्मू कश्मीर से लेकर असोम तक फैला है। इसी भ्रंश में पीर पंजाल श्रेणी और महाहिमालय के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। महाहिमालय की चोटियां वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं। इसी कारण इस हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। महाहिमालय पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये पर्वत श्रेणी सतत फैली हुई है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस पर 14 ऐसे ज्ञात शिखर हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। एवरेस्ट, जिसे गौरीशंकर, चोमोलुंगमा, सागरमाथा भी कहा जाता है, कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, नंदा देवी, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी आदि चोटियां इसी हिमालय पर स्थित हैं। गंगा यमुना नदियां महाहिमालय से ही निकलती हैं। सिंधु, सतलज, कोसी और दिहंग नदियों की संकरी घाटियां भी इसी पर्वत पर स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला, जम्मू कश्मीर में बड़ा लाचा दर्रा तथा उत्तराखंड के 3 दर्रे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा एवं सिक्किम में नाथुला दर्रा आदि दर्रे इसी हिमालय पर हैं। महाहिमालय की चट्टानें काफी प्राचीन, करीब 130 से 140 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुई मानी जाती हैं, किंतु पार्श्व प्रदेशों में परतदार और परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। विवर्तनिक दृष्टि से यह हिमालय अभी भी सक्रिय और ऊपर उठ रहा है। प्रायः फोल्ड माउंटेन्स में सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं और महाहिमालय के मध्य क्रिस्टलाइन हार्ड रॉक्स एंड एंडेसाइटिक रॉक्स भी पाए जाते हैं। यूरेशियन प्लेट से टकराव इतना जबरदस्त था कि सेडिमेंट्री रॉक्स का क्रशिंग एंड चिपिंग हो गया और क्रिस्टलाइन हार्ड रॉक बन गया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि रूस के साइबेरिया से आने वाली ठंडी विंड चाइना को खूब ठंडक देते हुए हमारे हिमालय के बाद आगे भारत की तरफ नहीं आ पाती, अर्थात हिमालय इनको रोक लेता है और भारत की तरफ आने ही नहीं देता। हमारा देश इन ठंडे विंड की चपेट में आने से बच जाता है। नंबर 3, लघु या निम्न हिमालय। ये श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर फैली है। इस श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर तक पाई जाती है। यह हिमालय अपनी डिसकंटिन्यू श्रेणी के लिए जाना जाता है। इस हिमालय में विभिन्न श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, जिसका मुख्य रूप से कश्मीर राज्य में फैलाव मिलता है। ये श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी एवं प्रमुख श्रेणी है। इस श्रेणी में पीर पंजाल एवं बनिहाल नामक 2 प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे में होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला नगर स्थित है। हिमाचल में नाग तिब्बत श्रेणी, हिमाचल एवं उत्तराखंड सीमा पर मसूरी, उत्तराखंड में कुमायूं, नेपाल में महाभारत श्रेणी, जिसके अंतर्गत दुधवा, मुरी, चूरिया तथा अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर तथा मिश्मी श्रेणियां फैली हुई हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर तथा मिश्मी श्रेणियों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनको लघु हिमालय के अंतर्गत मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनको शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। लघु हिमालय की श्रेणियों में ही चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एवं डलहौजी आदि नगर स्थित हैं। लघु हिमालय और महाहिमालय के बीच
दो खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी व महा हिमालय के मध्य फैली है, जबकि पूर्व में काठमांडू घाटी है जो नेपाल देश में स्थित है। इसी प्रकार लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटियां महत्वपूर्ण हैं। नंबर 4, बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक। हिमालय पर्वत में शिवालिक हिमालय नवीनतम एवं लघुतम है। ये हिमालय की सबसे बाहरी यानी लघु हिमालय से दक्षिण उसके समानांतर फैली श्रेणी है। हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए मलबे का जमाव लघु हिमालय के फूट हिल्स में हुआ। फिर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से ये मलबे ऊपर उठ गए और शिवालिक बन गए। ये पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। इसके बाद ये लघु हिमालय के साथ मिल जाती है। इसको जम्मू में जम्मू पहाड़ियां कहते हैं। शिवालिक व लघु हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व मध्य के दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून तथा हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं। इन घाटियों में सघन कृषि होती है तथा सघन आबादी है। ये घाटियां शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित हैं और इस हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करती हैं। शिवालिक का दक्षिणी भाग तराई कहलाता है। ये भाग चिरहरित वनस्पतियों से ढका है, जबकि पूर्वी भाग उष्णार्ध पतझड़ वनों से युक्त है। नंबर 5, पूर्वांचल। ये पहाड़ियां हिमालय का ही भाग हैं। चूंकि भारतीय प्लेट अरुणाचल प्रदेश तक ही थी, जिससे जब टकराकर हुई तो अरुणाचल तक पश्चिम से पूरब हिमालय बनने के बाद सीधे अरुणाचल के नीचे दक्षिण की तरफ बनता चला गया। इसके अंतर्गत पटकाई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स आदि आती हैं। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, पटकाई बुम। ये पहाड़ियां अरुणाचल में अवस्थित हैं और अरुणाचल एवं म्यांमार की सीमा बनाती हैं। यहाँ पर आदिवासी झूम कृषि करते हैं। नंबर 2, नागा हिल्स। ये पहाड़ियां म्यांमार सीमा के सहारे नागालैंड में अवस्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। नंबर 3, मणिपुर हिल्स। ये पहाड़ियां मणिपुर में अवस्थित हैं। ये मणिपुर तथा म्यांमार की सीमा बनाती हैं। मणिपुर नामक रिवर इसी पहाड़ी से उद्गमित होकर म्यांमार में प्रवाहित हो रही चिंदविन नदी की सहायक नदी बनती है। मणिपुर की सबसे बड़ी नदी बराक का उद्गम इन्हीं पहाड़ियों से होता है। लोकटक झील यहीं अवस्थित है। नंबर 4, मिजो हिल्स। ये पहाड़ियां मिजोरम और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। मिजोरम के दक्षिण पूरब में ये पहाड़ियां म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तंत्र में मिल जाती हैं। मिजो हिल्स में लुशाई नामक जनजातियां निवास करती हैं, जिससे इनको लुशाई पहाड़ी भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई 2164 मीटर है। नोट: हिमालय पर्वत की 2 घुमाव युक्त व मोड़दार भुजाएं हैं। ये घुमाव उत्तर पश्चिम में सिंधु गॉर्ज एवं उत्तर पूर्व में दिहांग गॉर्ज से हैं। पहली भुजा इसके पश्चिमोत्तर सिरे से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश श्रेणी तथा पाकिस्तान में सुलेमान और किरथा श्रेणियों के नाम से है। इनमें खैबर, बोलन तथा गोमल आदि दर्रे स्थित हैं। दूसरी घुमावदार भुजा इसके उत्तर पूर्वी सिरे से दक्षिण पूर्व की तरफ है। इनमें पूर्वांचल की पहाड़ियां आती हैं एवं आगे इसी का विस्तार म्यांमार में आराकान योमा पर्वत के नाम से फैला है और इस आराकान योमा का लैंड के बाद बंगाल की खाड़ी में पानी के अंदर विस्तार है और वो बनते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अर्थात अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे पूर्वांचल और आराकान योमा का ही विस्तार हैं। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स हैं, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे पूर्वांचल और आराकान योमा का ही विस्तार हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं हैं।
बल्कि ये प्राचीन भारतीय प्रायद्वीप के आसाम प्लेटू की पहाड़ियां हैं, जो रिफ्टिंग द्वारा बने मालदा गैप के कारण प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गई हैं। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया है। इन्होंने हिमालय की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तथा पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी को निर्धारित किया है। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के विभाजन पर भी प्रश्न बना करते हैं, इसलिए इनको जानना एवं समझना अति आवश्यक है। इस आधार पर इन्होंने हिमालय के 4 प्रदेश बताए हैं। नंबर 1, कश्मीर या पंजाब हिमालय। यह हिमालय कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है, जिसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में है। इस हिमालय में ट्रांस हिमालय की श्रेणी काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय तथा फिर लघु हिमालय की श्रेणी पीर पंजाल एवं धौलाधर शामिल है। यहाँ पर जोजिला दर्रा है, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। इस पूरे रीजन में वैलीज, दून्स एवं लेक्स हैं। नंबर 2, कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार 320 किलोमीटर की लंबाई में सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। कुमायूं हिमालय मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में है। इसमें ऊपर से ग्रेट हिमालय तथा नीचे शिवालिक एवं बीच में लघु हिमालय की पश्चिम तरफ गढ़वाल श्रेणी तथा पूरब तरफ कुमायूं श्रेणी कहलाती है। ये कश्मीर हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ की प्रमुख चोटियां नंदा देवी, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि हैं। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि नंदा देवी कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री एवं यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री भी यहीं पर हैं। यहाँ पर कुछ लेक्स पाई जाती हैं, जिनको यहाँ पर ताल कहते हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल आदि। कुमायूं हिमालय से लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा एवं नीति दर्रा के द्वारा तिब्बत जाया जा सकता है। नंबर 3, नेपाल हिमालय। इस हिमालय का विस्तार नेपाल में है। ये काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये हिमालय का मध्य भाग है, जो हिमालय में सबसे ऊंचा है। इसी भाग में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा आदि। काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है। तिब्बत एवं नेपाल हिमालय से विभिन्न नदियां भारत में आती हैं, जैसे काली एवं करनाली भारत में आकर घग्घर कहलाती हैं। गंडक नदी नियर काठमांडू होते हुए भारत आती है। इसी प्रकार कोसी नदी नेपाल से बिहार आती है। नंबर 4, असम हिमालय। इसका विस्तार तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में है। इस हिमालय के अंतर्गत सिक्किम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश एवं भूटान देश आते हैं। यहाँ ऊपर ग्रेट हिमालय एवं नीचे विभिन्न श्रेणियां दाफला, मिरी, अबोर एवं मिश्मी पहाड़ियां अवस्थित हैं। इस रीजन में शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय से जुड़ गई है। यहाँ की प्रमुख चोटियां कुला कांगड़ी, नामचा बरबा आदि हैं। ये श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा नीची हैं। इस श्रेणी का ढाल मैदान की ओर बहुत तीव्र है। कश्मीर की तरफ से आने पर हिमालय की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हाइट एकाएक बढ़ जाती है। इसलिए इस रीजन को दुआर कहते हैं। दुआर शब्द द्वार अर्थात गेटवे से आया है, इसलिए दुआर को गेटवे ऑफ हिमालयाज कहते हैं। दुआर्स एकदम खड़े ढाल जैसा है। इसमें पानी ठहरता नहीं है, बल्कि बह जाता है। दुआर्स में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने चाय की खेती कराई, क्योंकि चाय की खेती के लिए इसी प्रकार का रीजन उपयुक्त होता है। नोट: हिमालय को पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय के आधार पर भी बांटा जा सकता है, जिसमें पश्चिमी हिमालय को
सिंधु नदी से काली नदी तक तथा पूर्वी हिमालय को काली नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक माना जा सकता है। हिमालय का बनना। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आ रही थी, उस समय भारत के आगे भी ओशियनिक प्लेट थी और यूरेशिया के आगे भी ओशियनिक प्लेट थी। उन दोनों ओशियनिक प्लेटों का कोलाइजन हुआ और वहां पर वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बने, जिसे द्रास आइलैंड आर्क कहते हैं। इसके प्रमाण द्रास क्षेत्र में आज भी मिलते हैं। ये द्रास आइलैंड आर्क टेथिस सागर के बीच में बना। भारत ने अपनी नॉर्थवर्ड यात्रा जारी रखी। यूरेशिया की तरफ की ओशियनिक प्लेट की पूरी खत्म हो गई और टेथिस सागर में बने द्रास आइलैंड आर्क के साथ भारत आगे बढ़ता गया। इसके बाद भारत की ओशियनिक प्लेट यूरेशिया के कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस गई और उस ओशियनिक प्लेट का सबडक्शन एवं मेल्टिंग हुआ और यूरेशियन प्लेट की तरफ वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस बनी, जो आज काराकोरम के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद द्रास आइलैंड सहित भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गई। इस प्रकार भारतीय कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से पहले चरण में महा हिमालय बने। इसके बाद फिर से टक्कर हुई और दूसरे चरण में लघु हिमालय बने। अब हिमालय की नदियां कटाव करके मलबा लाती रहीं और लघु हिमालय के फूट हिल्स में जमा करती रहीं। फिर प्लेटों के बीच टक्कर हुई और लघु हिमालय के फूट हिल्स में जमा मलबा ऊपर उठ गया और तीसरे चरण में हमारे शिवालिक बने। इस प्रकार ये तीनों हिमालय 3 चरणों में बने हैं। चूंकि भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, इसलिए आज भी हमारे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इसलिए अभी भी हिमालय क्षेत्र में भूकंप का खतरा बना हुआ है। पर्वत शिखर। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के परिक्षेत्र में है, जहां इसे सागर माथा कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यही विश्व की सर्वोच्च चोटी है। स्पष्ट है कि हिमालय विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी K2 है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यही विश्व की भी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये ट्रांस हिमालय पर स्थित है और काराकोरम श्रृंखला में है। यही भारत की सर्वोच्च चोटी है, किंतु वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये सियाचिन ग्लेशियर के समीप है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ये जम्मू कश्मीर के बाहर भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी स्थिति सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। ये महाहिमालय, जिसे उच्च हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, पर स्थित है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चोटियों का अध्ययन करें। 8,126 मीटर ऊंचाई पर नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर की K2 के बाद सर्वोच्च चोटी है। 7,817 मीटर की ऊंचाई के साथ नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। नेपाल में एवरेस्ट के बाद 8,481 मीटर की ऊंचाई पर मकालू, 8,172 मीटर की ऊंचाई पर धौलागिरी तथा 8,078 मीटर की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा महत्वपूर्ण चोटियां हैं। हिमालय पर्वत का आर्थिक महत्व। इसके महत्व को 4 शीर्षकों में विभक्त कर समझा जा सकता है। नंबर 1, जल एवं जल विद्युत का स्रोत। नंबर 2, इमारतों एवं काष्ठ उद्योगों के लिए लकड़ियों की प्राप्ति। नंबर 3, ऊन, फल, चाय एवं खनिजों का उत्पादन। नंबर 4, सैलानियों के आकर्षण से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तात्पर्य ये है। नंबर 1, हिमालय पर्वत अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है, जिनमें से अधिकांश का प्रवाह क्षेत्र भारत में है। चूंकि इन नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय के हिम क्षेत्र तथा ग्लेशियर हैं, अतः ये नदियां सतत सलीला हैं। इसका लाभ वर्ष पर्यंत भारत को जल तथा जल विद्युत की प्राप्ति के रूप में होता है, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र के कृषि प्रधान मैदान को सिंचाई सुविधा की प्राप्ति,
उत्तर भारत के उद्योगों को जल विद्युत की प्राप्ति तथा नौका परिवहन की सुविधा हिमालय की नदियों से प्राप्त होती है। नंबर 2, हिमालय पर्वत पादप समूहों यानी फ्लोरा की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। इनसे देश को बहुमूल्य इमारती लकड़ियां, काष्ठ उद्योगों के लिए लकड़ियां तथा औषधीय दृष्टि से अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। नंबर 3, हिमालय क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में सेब, बादाम, अखरोट, लीची आदि फल प्रचुर मात्रा में उत्पादित होते हैं। इन क्षेत्रों से देश ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में इन फलों की आपूर्ति होती है। इसके अलावा हिमालय की घाटियों के ढालों पर अनेक छोटे छोटे चारागाह स्थित हैं, जिनमें पशुपालन तथा पशुचारण होता है। यहाँ की भेड़ों से प्राप्त ऊनों पर देश का ऊनी वस्त्र उद्योग टिका है। देश का पश्चिमी हिमालय कश्मीर से कुमायूं तक पश्मीना ऊन के लिए विख्यात है, जबकि कश्मीर के ऊनी गलीचों की मांग विश्व स्तर पर है। धौलाधर पहाड़ी के ढालों पर अनेक चाय बागान स्थित हैं, जिनसे चाय की प्राप्ति होती है। पश्चिमी हिमालय की कांगड़ा घाटी, लघु हिमालय में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी तथा पूर्वी हिमालय के असम की पहाड़ियां चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत की चाय विदेशी मुद्रा के अर्जन के स्रोतों में प्रमुख स्थान रखती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिमालय के क्षेत्र से प्राप्त फल, ऊन, चाय विदेशी मुद्रा के अर्जन के बड़े स्रोत हैं। साथ ही चूंकि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर में जमा अवसादों यानी सेडिमेंट्स के उत्थान से हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, स्लेट, सल्फर आदि खनिजों के विपुल भंडार निक्षेपित हैं, जिनका कि भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 4, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण शिवालिक तथा लघु हिमालय पर अनेक सुरम्य पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। ये सैलानियों के आकर्षण के केंद्र हैं, जिससे प्रतिवर्ष विदेशी सैलानी भारत आते हैं और उनसे देश को प्रचुर मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि हिमालय पर्वत से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों अर्थात कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर को बहुआयामी लाभ होते हैं। हिमालय के हिमनद, हिमरेखा की ऊंचाई हिमालय के अलग अलग भागों में अलग अलग है। वर्षा की कमी के कारण कश्मीर हिमालय में ये 5100 से 5800 मीटर की तथा पूर्वी भारत में पर्याप्त वर्षा के कारण मात्र 4400 मीटर की ऊंचाई में हिमरेखा पाई जाती है। ग्रेट हिमालय में विश्व के कुछ विशालतम हिमनद पाए जाते हैं। अधिकांशतः हिमनद 3 से 5 किलोमीटर लंबे हैं, किंतु कुछ हिमनद बहुत अधिक लंबाई के भी हैं, जैसे नंबर 1 ससाईमी 158 किलोमीटर, नंबर 2 सियाचिन 72 किलोमीटर, नंबर 3 हिस्पर 61 किलोमीटर, नंबर 4 बियाफो 60 किलोमीटर, नंबर 5 बाल्टोरा 62 किलोमीटर, नंबर 6 बाटुला 58 किलोमीटर, नंबर 7 चोगालुंगमा 42 किलोमीटर, नंबर 8 गंगोत्री 26 किलोमीटर, नंबर 9 केदारनाथ 14 किलोमीटर आदि। हिमालय की वनस्पतियां यानी फ्लोरा ऑफ द हिमालयाज वर्षा के असमान वितरण एवं उच्चावच की विभिन्नता के कारण हिमालय क्षेत्र में अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये निम्न हैं। नंबर 1 तराई क्षेत्र में चिरहरित या सदाबहार यानी एवरग्रीन वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 2 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई पर पर्णपाती यानी डेसिडुअस वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती यानी जिनके पत्ते प्रतिवर्ष झड़ते हैं। नंबर 3 2000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर साल वृक्ष पाया जाता है।
नंबर 4, 4000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर शंकुधारी यानी कोनिफेरस वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार, स्प्रूस आदि। नंबर 5, 10,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर झाड़ियां यानी हर्ब्स एंड श्रब्स जैसे शाक, मास, लाइकेन आदि पाए जाते हैं। नंबर 6, 14,000 फीट से ऊपर का भाग अर्थात 14,000 फीट की ऊंचाई पर टिम्बरलाइन है। नंबर 7, प्रायः पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचे हैं। परिणामतः वे मॉनसूनी हवाओं को पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से रोक पाते हैं, जिससे पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ज्यादा वर्षा होती है। इसलिए पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई तक वनस्पतियां पाई जाती हैं। नोट: हिमालय के बद्रीनाथ, केदारनाथ क्षेत्रों में गर्म जल के सोते यानी गीजर्स पाए जाते हैं। वहां कभी टेथीस सागर था। टेथीस सागर के सल्फर के भंडार जल को गर्म कर देते हैं। नंबर 2, उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, यह मैदान हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य अवस्थित है। यह भारत का नवीनतम भूप्रदेश है, अर्थात सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार, फिर हिमालय तथा उसके बाद हिमालय की नदियों द्वारा इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया गया। ये बहुत उपजाऊ मैदान है। भारत में इस मैदान का एक विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी प्राचीन सिंधु सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता, वो इसी मैदान में फूली फली। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला भूभाग है। ये पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में नागालैंड की सीमा तक करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई तथा 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत के उत्थान के फलस्वरूप निर्मित दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली में हिमालय की नदियों द्वारा अपर्दित एवं प्रवाहित कर लाए गए मलबों के निक्षेप यानी डिपोजिशन से हुआ। मैदान का वर्गीकरण: इस मैदान का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर, तथा नंबर 2, धरातलीय विशेषताओं के आधार पर। मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, भाभर प्रदेश। नंबर 2, तराई प्रदेश। नंबर 3, बांगर प्रदेश। नंबर 4, खादर प्रदेश। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, भाभर प्रदेश। ये क्षेत्र शिवालिक के फूट हिल्स में पाया जाता है, जिसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। हिमालय की नदियों ने बड़े बड़े पत्थरों यानी बोल्डर्स का जमाव इस क्षेत्र में किया है। ये बड़े बड़े पत्थरों के निक्षेप एलुवियल फैंस यानी जलोढ़ पंख कहलाते हैं। वो इन बोल्डर्स के नीचे विलुप्त हो जाती हैं और धरातल के नीचे नीचे प्रवाहित होती हैं। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। नंबर 2, तराई प्रदेश। ये क्षेत्र भाभर के दक्षिण में है। जो नदियां भाभर में विलुप्त हो जाती हैं, वो नदियां तराई क्षेत्र में दृश्य होकर समतल के ऊपर प्रवाहित होने लगती हैं। ये निम्न समतल मैदान है, जिसमें नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में पानी भरा रहता है। प्रायः यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। यहाँ पर बारीक कंकर पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी पाई जाती है। आजादी के पहले यहाँ लगभग कृषि कार्य न के बराबर था, लेकिन बंटवारे के बाद आए हुए शरणार्थियों को इस क्षेत्र में बसाया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र में भी कृषि कार्य किया जा रहा है। नंबर 3, बांगर प्रदेश। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पहले नदियों का पानी पहुंचता था, लेकिन अब यहां नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, जिससे ये मिट्टी सूख गई है
ये क्षेत्र बहुत ऊबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें कंकड़ के रूप में चूना युक्त संगठनों की अधिकता होती है। ये कृषि के लिए कम उपयोगी है। सतलज का मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नंबर 4, खादर प्रदेश। जिस क्षेत्र में नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है तथा नई उपजाऊ मिट्टी की परत जमा हो जाती है, उसे खादर कहते हैं। ये नूतन जलोढ़ मिट्टी होती है। ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। खादर क्षेत्र को अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे पंजाब में इसे धयास कहते हैं, यूपी में इसे खोल, बंगाल में बील तथा बिहार में इसे ताल कहते हैं। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, पंजाब हरियाणा का मैदान। नंबर 2, राजस्थान का मैदान। नंबर 3, गंगा का मैदान। नंबर 4, ब्रह्मपुत्र का मैदान। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. पंजाब हरियाणा का मैदान। ये मैदान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में विस्तृत है। इस मैदान को सतलज यमुना विभाजक यानी सतलज यमुना डिवाइड भी कहते हैं। रावी, व्यास, सतलज नदियां इसी मैदान में प्रवाहित होती हैं। सतत नीरा सरस्वती नदी भी इसी मैदान में प्रवाहित होती थी, जो वर्तमान में सतलज और यमुना के मध्य में स्थित मौसमी प्रवाह वाली घग्गर नदी है। इस मैदान में 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। इन दोआबों के नाम निकटवर्ती दोनों नदियों के नाम को मिलाकर बनाए गए हैं। पंजाब के उत्तर में स्थित व्यास और रावी नदियों के बीच की उच्च भूमि को बारी दोआब यानी बा से व्यास और री से रावी तथा पंजाब के पूरब में स्थित मैदान, जो कि व्यास और सतलज के बीच में है, को बिस्ट दोआब कहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी उल्लेखनीय है कि रावी और चिनाव के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब तथा चिनाव झेलम के बीच के भाग को चाज दोआब कहते हैं। पंजाब हरियाणा में किसानों के पास पर्याप्त लैंड था, जिससे वहां के किसान संपन्न थे। सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की बुआई के साथ यहीं से की। यहाँ पर किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी गई, जैसे नए बीज, खाद आदि पर। यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। इन सब का फायदा यहाँ के किसानों ने उठाया और सरकार ने भी हरित क्रांति के प्रभाव को पूरी तरह से टेस्ट किया। यहाँ की सफलता को देखकर ही सरकार ने हरित क्रांति को देश के अन्य भागों तक पहुंचाया। लेकिन अब पंजाब हरियाणा के इस मैदान में उत्पादन में कमी आने लगी है, क्योंकि एक तो इस मैदान की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है जिसमें पानी जमा हो जाता है, और दूसरी ये कि यहाँ पर सिंचाई ज़्यादा की जाती है, जिससे नीचे का नमक यानी सॉल्ट धरातल पर ऊपर आ जा रहा है। परिणामतः यहाँ की मिट्टी सलाइन होती जा रही है, जिसका उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 2. राजस्थान का मैदान। राजस्थान का नाम आते ही ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरा का पूरा राजस्थान डेजर्ट है। अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और स्टेपी तुल्य क्षेत्र को राजस्थान का मैदान कहते हैं। इस मैदान का विस्तार करीब 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसमें कहीं कहीं शिष्ट, नीस, ग्रेनाइट चट्टानों की नग्न सतह दृष्टिगत होती है, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि ये प्राय द्वीपीय पठार का अंश रहा है। इस मैदान के निर्माण में पवन का योगदान माना जाता है। करीब 150 से 350 मीटर की ऊंचाई वाले इस मैदान का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर सिंधु नदी की तरफ है, किंतु दक्षिण पूर्वी मैदान का ढाल दक्षिण में कच्छ की खाड़ी की ओर है। अरावली और थार डेजर्ट के बीच का भाग
कृषि योग्य है। यहीं से लूनी नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का क्षेत्र राजस्थान बागर के नाम से जाना जाता है। लूनी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी सागर या महासागर में न मिलकर लैंड में ही विलीन हो जाती है। इस मैदान में अनेक खारी झीलें पाई जाती हैं, जिसमें सांभर, डींडवाना, कुचामन, डेगना प्रमुख हैं। यहाँ अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप एवं बरखान यानी सैंड ड्यून्स एंड बरखान्स भी पाए जाते हैं। मैदान के पूर्वी भाग में स्टेपी तुल्य घास तथा शुष्क मानसूनी वन एवं उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। इस मैदान का बड़ा भाग मरुस्थलीय है, जिसमें कई स्थानों पर मरु उद्यान तथा भूमिगत जल स्रोत पाए जाते हैं। लूनी नदी के अलावा जोजरी, बांडी, बनास, खारी और सुखड़ी अन्य नदियां हैं। इस मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में ऑयल एंड गैस और सॉल्ट लेक्स पाए जाते हैं। ये प्रायः समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में लैंड में पाए जा रहे हैं। इसलिए विद्वानों का मानना है कि कभी ये भाग समुद्र के नीचे रहा होगा। 3. गंगा का मैदान। ये मैदान लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई तथा करीब 300 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में लगभग 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम में यमुना नदी तक तथा पूरब में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। गंगा इस मैदान की प्रमुख नदी है, जो कि देश की राष्ट्रीय नदी है। यमुना, सोन, रामगंगा, राप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी इस मैदान में प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। ये नदियां प्रतिवर्ष नूतन जलोढ़ मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेपित करती है, इसलिए ये अत्यंत उपजाऊ मैदान है। यहाँ नदियों के मुख्य प्रवाह मार्ग, जो वर्ष भर पानी से आप्लावित रहते हैं, बील कहलाते हैं। पुरातन और नूतन जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इस मैदान के 2 भाग किए जाते हैं, बांगर एवं खादर। इनमें खादर नूतन जलोढ़ मृदा का अति उपजाऊ क्षेत्र है, जहां नदियां प्रतिवर्ष नूतन मृदा का निक्षेप यानी जमाव करती हैं, जबकि पुरातन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को बांगर कहते हैं। यहाँ केवल बाढ़ के दौरान ही पानी और नए अवसाद पहुँचते हैं, अतः ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ मैदान है। गंगा के मैदान में अवसादों यानी सेडिमेंट्स अर्थात कॉप मिट्टी का निक्षेप इस सीमा तक हुआ है कि हजारों मीटर की गहराई तक खुदाई करने के बावजूद पुरानी चट्टानों का पता नहीं चलता है। पंजाब की भांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बांगर क्षेत्र में कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें भूण कहते हैं। गंगा के मैदान को 3 उपभागों में विभक्त किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। 1. ऊपरी गंगा का मैदान यानी अपर गंगाज प्लेन। 2. मध्य गंगा का मैदान यानी मिडल गंगाज प्लेन। 3. निम्न गंगा का मैदान यानी लोअर गंगाज प्लेन। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. ऊपरी गंगा का मैदान यानी अपर गंगाज प्लेन। ये मैदान 73 डिग्री 3 मिनट से 82 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 25 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य करीब 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 100 से 300 मीटर के मध्य है। उत्तर में शिवालिक पहाड़ी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी,
दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूरब में 100 मीटर की समोच्च रेखा इस मैदान की सीमा बनाती है। गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा आदि इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। इस मैदान को पुनः 3 उपभागों में विभक्त किया जाता है, जो पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः हैं। 1. गंगा यमुना दोआब। इसके अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि जिले आते हैं। 2. रुहेलखंड मैदान। इसके अंतर्गत तराई से संलग्न भाग बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, हरदोई आदि जिले आते हैं। 3. अवध का मैदान। इसके अंतर्गत घाघरा, गोमती नदियों का क्षेत्र जैसे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जनपद आते हैं। 2. मध्य गंगा का मैदान यानी मिडल गंगाज प्लेन। इस मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों तथा बिहार के सभी जनपदों के 1,44,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा से पूर्वी सीमा बिहार बंगाल की सीमा द्वारा, उत्तर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा तथा दक्षिण में विंध्य, रोहतास, गढ़, छोटा नागपुर पठार के सहारे 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से 24 डिग्री 30 मिनट से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से 81 डिग्री 47 मिनट से 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पूरब पश्चिम इस मैदान की लंबाई 600 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई 330 किलोमीटर है। गंगा, गोमती, राप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं, जो भयंकर बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध हैं। खादर मिट्टी की प्रधानता के कारण ये मैदान अत्यंत उपजाऊ है और भारत का हृदय स्थल कहलाता है। इस मैदान में जलोढ़ की औसत ऊंचाई 1300 से 1400 मीटर है। 3. निम्न गंगा का मैदान यानी लोअर गंगाज प्लेन। इस मैदान की स्थिति राजमहल गारो संधि स्थल के उत्तर तथा दक्षिण में है। इसका 2/3 भाग दक्षिण में है, अर्थात इस मैदान का विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर से पूरब में बांग्लादेश और असम की सीमा तक करीब 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। उत्तर में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा पश्चिम में पुरुलिया जनपदों को छोड़कर शेष संपूर्ण पश्चिम बंगाल में ये मैदान फैला हुआ है। पूर्वी बिहार का किशनगंज जिला भी इस मैदान में शामिल है। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से ये 21 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 86 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 89 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये समुद्र तल से मात्र 50 मीटर ऊंचा है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टाई है, जो समुद्र में उठने वाले ज्वार से ढकता रहता है, इसलिए दलदली बना रहता है। ऊपरी भाग में कहीं कहीं टीले या नदियों के पुराने चर पाए जाते हैं। चावल और जूट की सर्वोत्तम उत्पादकता इस मैदान में पाई जाती है। 4. ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय पर्वत और मेघालय पठार के मध्य असम घाटी में फैले लंबे पतले मैदानों को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निक्षेपित कॉप से निर्मित इस मैदान की लंबाई 720 किलोमीटर, चौड़ाई 80 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल
56,276 वर्ग किलोमीटर एवं ऊंचाई पूरब की ओर 130 मीटर तथा पश्चिम की ओर 30 मीटर है। ढाल प्रवणता कम होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी अत्यधिक गुम्फित हो गई है, जिससे कई नदी द्वीपों का मैदान में जन्म हुआ है। 929 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला माजुली द्वीप विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है, जो इसी मैदान में स्थित है। इस क्षेत्र में निम्न भूमि यानी बिल, गोखुर झील, दलदल एवं तराई प्रदेश बन गए हैं। तराई क्षेत्र में यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में प्रायः ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति ला दी जाती है। उत्तर भारत के मैदान का आर्थिक महत्व। उत्तर का विशाल मैदान भारत का हृदय स्थल है। देश की कुल आबादी का लगभग 45% भाग इस पर निवास करता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 1/4 भूभाग को घेरता है। यद्यपि खनिज पदार्थों के निक्षेप की दृष्टि से ये क्षेत्र विपन्न है, किंतु अन्नोत्पादन की दृष्टि से ये भारत का अन्नागार यानी ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहलाता है। हिमालय की नदियों द्वारा अपर्दित एवं प्रवाहित कर लाए गए कॉप मिट्टी के निक्षेप से निर्मित होने के कारण इसे हिमालय की देन यानी गिफ्ट ऑफ द हिमालयाज कहा जाता है। आर्थिक प्रगति की दृष्टि से ये देश में प्रथम स्थान रखता है। इसकी प्रमुख आर्थिक विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1, इस मैदान की एक प्रमुख विशेषता है यहाँ सतत प्रवाहित होने वाली नदियां। इन नदियों ने इस मैदान को बहुआयामी योगदान दिया है, किंतु 2 प्रमुख आर्थिक विशिष्टताएं प्रदान किया है। नंबर 1, इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र को सिंचाई एवं पीने के लिए पानी वर्ष भर उपलब्ध होता है। तथा नंबर 2, नदियों ने अति उर्वर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप किया है, जिससे ये भारत की विशाल आबादी के लिए आहार आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है और इसे भारत का खाद्यान्न भंडार यानी ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं। नंबर 2, मैदान की नदियों में ढाल प्रवणता अल्प है, इसलिए जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ये मैदान भूमिगत जल का विपुल भंडार है। ये भूमिगत जल मीठा और ताजा है, जो कूपों और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई और पीने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 3, इस मैदान पर रेल मार्ग और सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है, जिससे आवागमन तथा व्यापारिक वस्तुओं का परिवहन तथा विपणन सहज हुआ है। नंबर 4, आवागमन एवं परिवहन के साधनों का विकास होने के कारण ये औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। नंबर 5, सभी प्रकार के साधनों एवं सुविधाओं से युक्त होने के कारण इस क्षेत्र में अधिक नगरीकरण हुआ है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गोरखपुर आदि बड़े नगर इसी मैदान में नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तीव्र होती हैं। नंबर 6, विशाल आबादी का अधिवास क्षेत्र होने के कारण ये मैदान अनेक तीर्थ स्थलों की जन्मभूमि है। मथुरा, काशी, प्रयाग, पटना, गया, हरिद्वार, वृंदावन आदि पावन तीर्थ इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जहां प्रतिवर्ष अनगिनत तीर्थ यात्रियों का आगमन होता है, जिससे विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये देश का सर्वाधिक सघन और उन्नत भूभाग है। इसने कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा सहित सभी क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार एवं उच्च भूमि यानी पेनिनसुलर प्लेटूज एंड हाईलैंड्स। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तीर्ण प्रायद्वीपीय भूभाग देश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। 600 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई वाला ये भूभाग एक अनियमित त्रिभुजाकार शैली में फैला हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित इस भू आकृतिक प्रदेश का आधार उत्तर में दिल्ली कटक से राजमहल पहाड़ी तक तथा शीर्ष दक्षिण में
कन्याकुमारी अंतरीप के समीप उत्तर में स्थित है। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा अरावली पहाड़ी द्वारा, उत्तरी सीमा बुंदेलखंड की उच्च भूमि कैमूर एवं राजमहल की पहाड़ियों द्वारा निर्धारित की जाती है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित सह्याद्री एवं पूर्वी घाट की पहाड़ियों द्वारा इसकी क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा बनाई जाती है। इस क्षेत्र का प्रथम ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर है। तदुपरांत विंध्य कैमूर श्रेणी के बाद ये पश्चिम की ओर और सतपुड़ा मेकाल रेखा के दक्षिण क्षेत्र का ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग है। ये बहुत स्टेबल भूभाग है। यहाँ भूकंप की संभावना बहुत कम है। भौमिकीय संरचना की दृष्टि से ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो टेथीस सागर के दक्षिण में स्थित था। इस क्षेत्र में अनेक विभिन्न पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं, अधिवर्धित घाटियां, श्रृंखलाबद्ध पठारों, संप्राय मैदानों, अवशिष्ट खंडों का एक प्राकृतिक भूदृश्य है। खनिज संसाधनों से ये अत्यंत समृद्ध भूप्रदेश है। इस प्रायद्वीपीय भूभाग का अपक्षय, अपर्दन, क्षरण प्रकृति की बाह्य शक्तियों द्वारा निरंतर होता रहता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों ने प्रायद्वीपीय पठार को अनेक छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है। अतः प्रायद्वीपीय पठार को निम्नलिखित भूभौतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 मालवा का पठार, नंबर 2 बुंदेलखंड का पठार, नंबर 3 बघेलखंड का पठार, नंबर 4 छोटा नागपुर का पठार, नंबर 5 मेघालय का पठार, नंबर 6 बस्तर का पठार या दंडकारण्य प्रदेश, नंबर 7 दक्कन का पठार, नंबर 8 तेलंगाना पठार, नंबर 9 कर्नाटक का पठार, नंबर 10 महाराष्ट्र का पठार। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1 मालवा का पठार। लावा निर्मित ये पठार जो कि काली मिट्टी से आच्छादित एक संप्राय मैदान सा बन गया है। पश्चिम में अरावली पहाड़ी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूरब में बुंदेलखंड तथा उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान के मध्य स्थित है। लगभग 250 मीटर ऊंचे इस पठार में यमुना की सहायक चंबल एवं चंबल की सहायक बनास, काली सिंध, नेबाज, परबाती, सिंध, बेतवा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। पठार के उत्तरी भाग को चंबल एवं उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड में परिवर्तित कर दिया है। उपर्युक्त नदियों के मध्यवर्ती भाग में काली मिट्टी का उपजाऊ मैदान स्थित है। इन्हीं में गांवों एवं नगरों के बसाव मिलते हैं। मालवा पठार में कहीं कहीं साधारण ऊंचाई की पहाड़ियां भी मिलती हैं, जिनमें उत्तर में स्थित ग्वालियर की पहाड़ी प्रमुख है। मालवा क्षेत्र में ओवर इरिगेशन की वजह से मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत नष्ट हो गई है, यानी परत अपर्दन हो गया है, जिससे अब यहाँ की भूमि में टीले नजर आते हैं। इसलिए ये भूमि बैडलैंड कहलाती है। ये भारत का सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। अब यहाँ एग्रीकल्चर करना बहुत दुरूह हो गया है, इसलिए यहाँ गरीबी है और क्राइम एक्टिविटी पनपी, जैसे चंबल डकैत। यहाँ पर डकैतों को छुपने के लिए पर्याप्त बैडलैंड है। नंबर 2 बुंदेलखंड का पठार। मालवा के पठार के पूर्वी भाग को बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पठार, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी तथा पूरब में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों द्वारा सीमांकित इस पठार की ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर रीजन में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः ग्वालियर, झांसी एवं हमीरपुर जिले आते हैं। सिंध, बेतवा, धसान एवं केन नदियों के कटाव एवं क्षरण के कारण इस पठार में भी खड़े ढाल वाली तंग घाटियों एवं बीहड़ खड्डों की प्रचुरता है। यहाँ सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं। प्राचीन बुंदेलखंड नीज से निर्मित इस पठार में यत्र तत्र ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के टीले पाए जाते हैं। बीहड़ खड्ड के निर्माण के कारण ये पठार अत्यधिक कटा फटा एवं बंजर है। ये शुष्क रीजन है। यहाँ वर्षा कम होती है,
जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए गरीबी है। नंबर 3, बघेलखंड का पठार। प्राचीनतम भूखंड वाला ये पठार मुख्यतः सोन नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चिम में रीवा पन्ना का पठार, दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी की पूर्वी श्रेणी मैकाल, पूरब में छोटा नागपुर का पठार तथा उत्तर में विंध्य श्रेणी फैली हुई है। इस प्रदेश की मुख्य शैल गोंडवाना शैल, विंध्य शैल में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट एवं चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। सीधी जनपद में स्थित कोयलरी कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। शहडोल जनपद में स्थित अमरकंटक पठार नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। वन संपदा से भी ये क्षेत्र समृद्ध है। अमरकंटक का शिखर 1064 मीटर ऊंचा है। धार्मिक महत्व वाले इस शिखर के ढालों से नर्मदा, सोन, बैनगंगा का जन्म होता है। इन नदियों की शाखाओं ने मैकाल श्रेणी को विच्छिन्न कर दिया है। नंबर 4, छोटा नागपुर का पठार। हमारा प्रायद्वीपीय भारत अरावली, सिंहभूमि और धारवाड़ नामक 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट से मिलकर बना है। सिंहभूमि रीजन का इरोजन होकर बना है। नागपुर का पठार ये बहुत प्राचीन रीजन है। ये पठार जिसका क्षेत्रफल 87,239 वर्ग किलोमीटर है, मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पड़ता है। पठार की औसत ऊंचाई 760 से 1365 मीटर के मध्य है। इस पठार पर स्थित पारसनाथ चोटी की ऊंचाई 1365 मीटर है। सोन, दामोदर, महानदी, बाराकर, बोकारो आदि इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। इस पठार से नदियां अलग अलग दिशाओं में यानी चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। सोन नदी इस पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है। महानदी इस पठार की दक्षिणी सीमा तथा राजमहल की पहाड़ियां उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसके पूरब में पश्चिम बंगाल में पड़ने वाला निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा बनाता है। ये पठार खनिज संसाधनों से अत्यंत समृद्ध है, इसलिए इसे खनिजों का भंडार यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। अभ्रक, लोहा, कोयला, टंगस्टन, क्रोमाइट, चूना पत्थर आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। कोयला भंडार की प्रचुरता के कारण इसे भारत का रुर कहते हैं। देश का 75 से 80% कोयला भंडार इसी पठार में निक्षेपित है। यहाँ निक्षेपित कोयला बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट है, जो कि उच्च कोटि का कोयला है। कोयले के कारण ही यहाँ स्थित धनबाद काले हीरे की नगरी के नाम से विख्यात है। अभ्रक उत्पादन में भारत का 80% के उत्पादन के साथ विश्व में एकाधिकार है। यहाँ 55% अभ्रक भंडार इसी पठार में स्थित हजारीबाग की कोडरमा घाटी में निक्षेपित है। वन संसाधनों की दृष्टि से भी ये पठार संपन्न है। इस पठार पर अनगिनत पर्वतों की भी स्थिति है। लातेहार जिला में स्थित नेतरहाट को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। नेतरहाट को ही छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। नेतरहाट ही इस पठार का सर्वाधिक वर्षा एवं ठंडा स्थल है। समुद्र तल से 3800 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेतरहाट में सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अनुपम छटा युक्त होता है। लातेहार जिला में ही बेतला व्याघ्र परियोजना निर्मित की गई है, जो झारखंड राज्य का एकमात्र व्याघ्र संरक्षित अभ्यारण्य है। सरुवत पाट जो कि गढ़वा जिले में है, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के संगम पर स्थित है। गिरिडीह जनपद के पारसनाथ के बाद पठार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये पठार जलप्रपातों के लिए भी विख्यात है। हुंड्रू जलप्रपात जो कि झारखंड की राजधानी रांची में 38 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर बनता है। 74 मीटर ऊंचा है और प्रदेश का सर्वोच्च प्रपात है। हजारीबाग जिले के रजरप्पा में मेड़ा नदी दामोदर नदी पर लटकती हुई घाटी का निर्माण करती है, जिसे रजरप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसी प्रकार दसम जलप्रपात जो कि 40 मीटर ऊंचा है, जिसकी धारा 10 भागों में विभक्त हो जाती है, रांची में कांची नदी पर बनता है। नक्षत्र वन
जिसमें नक्षत्रों से संबद्ध विविध वृक्षों का रोपण किया गया है। औषधीय वन वाटिका, जललय प्रपात अर्थात संगीत युक्त फव्वारा आदि भी रांची में निर्मित किए गए हैं। वन्य जीव एवं पर्यावरण से संबद्ध अन्य तथ्य निम्नवत हैं। चाचरो मगरमच्छ पालन केंद्र, तिलैया बांध, कोडरमा में जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर, बोकारो में विरसा हिरण अभयारण्य, कालफटी रांची में स्थित है। भारत की पहली हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में इसी पठार के सिंहभूमि जनपद में की गई थी। ये पठार कृषि की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, किंतु उद्योग की दृष्टि से समुन्नत है और इसका प्रमुख कारण है कोयला, लौह, अयस्क, अभ्रक आदि खनिजों की प्रचुरता। यहाँ दामोदर घाटी कोयला निक्षेप तथा खनन के लिए एवं कोडरमा घाटी अभ्रक भंडार एवं खनन के लिए तो प्रसिद्ध है ही। पूर्वी सिंहभूमि जनपद स्थित नोआमुंडी एवं गुआ की खानें लौह अयस्क खनन के लिए विख्यात हैं। नोआमुंडी तो लौह अयस्क उत्पादन की एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। भारत की पहली तथा लौह इस्पात उत्पादन की भारत की सबसे बड़ी कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, यही स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। देश का पहला उर्वरक संयंत्र भी इसी पठार पर स्थित सिंदरी नामक स्थान पर स्थापित हुआ है। छोटा नागपुर पठार के दामोदर नदी बेसिन एवं महानदी बेसिन में रिफ्टिंग हुई थी, यानी ऊपर का फॉरेस्ट जमीन के अंदर धंस गया था, जो आज हमें कोयले के रूप में प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि दामोदर नदी इस पठार के लगभग मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ये नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है और इसने छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट दिया है। उत्तर में स्थित पठार को हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में स्थित पठार को रांची का पठार कहते हैं। रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी उद्गमित होती है और स्वतंत्र रूप से समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पठार की एकमात्र नदी है। खोरकई नदी के संगम पर इसी पर टिस्को लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है। इस क्षेत्र में इतने सारे मिनरल्स मिलने के बावजूद भी ये क्षेत्र आज भी गरीबी की चपेट में है। ये हमारी व्यवस्था पर एक प्रश्न खड़ा करता है। नंबर 5, मेघालय का पठार। ये पठार भले ही नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है, लेकिन ये पूर्वांचल का भाग नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही बहिर्शाही यानी आउटलियर भाग है। हमने कहा कि मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, फिर इसमें अलगाव कैसे हुआ? छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर राजमहल हिल्स है तथा मेघालय पठार के पश्चिमी किनारे पर गारो हिल्स अवस्थित है। इन दोनों के बीच के लैंड का धंसाव हो गया, जिससे इनके बीच में गैप बन गया। इसी गैप में आज गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित हो रही हैं। इसी गैप को मालदा अंतराल यानी मालदा गैप या राजमहल गारो अंतराल कहते हैं तथा यही गैप छोटा नागपुर के पठार को मेघालय के पठार से पृथक करता है। लगभग 35,291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार की ऊंचाई 610 मीटर से 1830 मीटर के मध्य है। इस पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ी स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान इसकी उत्तरी सीमा बनाता है। दक्षिण में बांग्लादेश की स्थिति है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरैल इस पठार पर स्थित पहाड़ियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का नाम यहाँ पर निवास कर रही जनजातियों के नाम पर ही पड़ा है। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर नॉक्रेक 1412 मीटर की ऊंचाई पर है तथा मेघालय का कैपिटल शिलोंग, चेरापूंजी और मौसिन राम खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। शिलोंग शिखर की ऊंचाई 1961 मीटर है, जो इस क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। इस पठार में घने जंगल पाए जाते हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां कुछ इस तरह से पास पास अवस्थित हैं कि जब इनके गैप से दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी हवाएं पार करती हैं तो टकराती हैं और वर्षा करती हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिण ढाल पर चेरापूंजी और मौसिन राम स्थित हैं, जहां संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में
सबसे ज्यादा बारिश होती है, फिर भी ड्राई सीजन में यहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ये हमारी व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नंबर 6, बस्तर का पठार या दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य प्रदेश गांठदार पहाड़ियों एवं बिखरे पठार की भूमि है। ये मुख्यतः दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर सहित 4 जनपद कांकेर, जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा एवं पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी उड़ीसा के कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहांडी एवं नवरंगपुर जनपद में 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में दक्कन का पठार, दक्षिण में तेलंगाना का पठार, उत्तर में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में शबरी नदी तथा पश्चिम भाग में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। घिसाव एवं अपर्दन के कारण गुंबदाकार बनी यहाँ की अनेक पहाड़ियां हैं, जिनमें अबूझमाड़ पहाड़ियों में स्थित बैलाडीला पहाड़ी की ऊंचाई 1250 मीटर तथा पूर्व में कोरापुट जिले की पहाड़ियों की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। यहाँ का अधिकांश भाग सघन वनों से आच्छादित है। जनजाति प्रधान क्षेत्र होने के कारण ये अल्प विकसित है, किंतु बैलाडीला खान से उच्च कोटि के लौह अयस्क का खनन होने से विकास प्रक्रिया को गति मिली है और सड़क तथा रेल मार्गों का निर्माण किया गया है। ये एक विषम पठार है जिसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 दंडकारण्य उच्च भूमि तथा नंबर 2 दंडकारण्य घाट। इनमें दंडकारण्य उच्च भूमि को ही बस्तर का पठार कहते हैं, जिसको पश्चिम में इंद्रावती नदी द्वारा अत्यंत विच्छेदित कर दिया गया है। इसी पठार में बैलाडीला लौह अयस्क खान स्थित है। यही पठार महानदी का भी उद्गम स्थल है। नंबर 7 दक्कन का पठार। मध्य भारत में नर्मदा नदी और महानदी के दक्षिण में स्थित पठारों में ये एक प्रमुख पठार है। इसका विस्तार पूरब में शहडोल मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक की पहाड़ी तक, पश्चिम में काठियावाड़ पठार गुजरात तथा सह्याद्री तक, दक्षिण में बेलागांव कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्व में राजमुंदरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पठार तक है। प्रादेशिक दृष्टि से ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के भूभागों तक विस्तीर्ण है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्शरी युग में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुआ है, जब भारतीय प्लेट हिंद महासागर में यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस समय अरब सागर में एक जगह पर ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा था। भारतीय प्लेट इस ज्वालामुखी इरप्शन के नीचे बहुत वर्षों तक रही। परिणामतः दक्कन का पठार बना और इसमें लावा की परत दर परत जमती चली गई। अतः ये मुख्यतया बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसमें लावा की गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। यद्यपि कच्छ की ओर इसकी गहराई 760 मीटर, नागपुर में 15 मीटर तथा जबलपुर के पास मात्र 6 से 8 मीटर तक है। रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी के निक्षेप वाले इस पठार में कपास एवं गन्ने की खेती प्रचुरता से की जाती है। इसके दक्षिणी भाग में गोदावरी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। इस पठार में धारवाड़ युग की आग्नेय और परिवर्तित शैलों की प्रधानता है। इसलिए इस पठार में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक आदि खनिजों की प्रचुरता है। यद्यपि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं गोंडवाना युग के कोयला भी प्रचुर मात्रा में निक्षेपित हैं। अतः कहा जा सकता है कि खनिज भंडार की दृष्टि से ये पठार समृद्ध है। नंबर 8 महाराष्ट्र पठार। इसका विस्तार कोंकण तट तथा सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में है। इसमें अधिकांश क्षेत्र में दक्कन क्रैप यानी लावा की परत दर परत की शैलें बिछी हैं। इस पठार के पश्चिम तरफ सह्याद्री तथा उसकी कुछ श्रेणियां जैसे अजंता, सतमाला, बालाघाट तथा हरिश्चंद्र पहाड़ियां अवस्थित हैं तथा पूर्व का भाग विदर्भ रीजन कहलाता है। इस पठार के पश्चिम में अवस्थित सह्याद्री की पहाड़ियां बहुत खड़ी हैं, जिससे ये मॉनसूनी हवाओं को रोक लेती हैं एवं अधिकतम वर्षा
पश्चिम की तरफ ही हो जाती है और पूरब तरफ अवस्थित विदर्भ रीजन में वर्षा बहुत कम होती है। ये वही विदर्भ रीजन है जो किसानों के सुसाइड के कारण चर्चा में रहता है। नंबर 9, तेलंगाना पठार। पूरब में तटीय आंध्र यानी सीमांध्र, उत्तर में बस्तर का पठार, पश्चिम में दक्कन का पठार तथा दक्षिण में रॉयल सीमा के मध्य 2,04,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले इस पठार को गोदावरी नदी ने 2 भागों में विभक्त कर दिया है। उत्तरी भाग पहाड़ी विशेषता वाला और वनों से ढका हुआ है। इसमें वर्धा नदी प्रवाहित होती है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। पठार के दक्षिणी भाग में कृष्णा एवं पेन्नेरू नदियों का बेसिन है। पठार के दक्षिणी भाग में उर्मिल मैदान यानी रोलिंग प्लेन्स मिलते हैं। सिंचाई के लिए यहाँ निर्मित तालाबों की अधिकता है। निचले समतल भागों में बड़े बड़े नगर स्थित हैं। जुड़वा नगर यानी ट्विन सिटी, सिकंदराबाद, हैदराबाद इसके उदाहरण हैं। इस जुड़वा नगर के दक्षिण रॉयल सीमा की उच्च भूमि स्थित है जो वस्तुतः इसी पठार का दक्षिणी विस्तार है। रॉयल सीमा क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। तेलंगाना पठार में गोदावरी, कृष्णा एवं पेन्नेरू 3 बड़ी नदियां होने के बावजूद भी यहाँ का विकास उस गति से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसी कारण तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग उठी। इसके पीछे प्रमुख वजह ये रही कि आंध्र प्रदेश में जो भी प्राइवेट या विदेशी इन्वेस्टमेंट हुए हैदराबाद एवं विशाखापट्टनम तक ही सीमित थे। तेलंगाना क्षेत्र इन इन्वेस्टमेंट से दूर रहा। नंबर 10, कर्नाटक का पठार एवं धारवाड़ रीजन। उत्तर में महाराष्ट्र का पठार, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां, पश्चिम में सह्याद्री और पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ी नल्ला मलाय के मध्य कर्नाटक में और केरल के कुछ भाग में फैले इस पठार का क्षेत्रफल 1,83,340 वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 500 से 900 मीटर है। 600 मीटर की समोच्च रेखा इस पठार को 2 भागों में विभक्त करती है। उत्तरी भाग जो कि मुख्यतः बेल्लारी, देवनगिरी, चित्रदुर्ग, शिमोगा आदि जनपदों में फैला है, में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है जो कि तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है। यही कृष्णा में दाईं ओर से आकर मिलने वाली घाट प्रभा एवं माल प्रभा नदियां प्रवाहित होती हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तुंगभद्रा परियोजना यहीं स्थित है। ये रीजन लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, स्वर्ण एवं चांदी जैसे खनिजों के विपुल भंडार भी यहाँ संचित हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि बाबा बूदन हिल्स चाय, कॉफी एवं रबर के प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कर्नाटक कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। धारवाड़ रीजन हमारा प्रायद्वीपीय भारत, अरावली, सिंहभूमि और धारवाड़ नामक 3 प्रोटोकॉन्टिनेंट से मिलकर बना है, जिनमें धारवाड़ रीजन में सबसे पुरानी सेंडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। ये रीजन पहले कभी फूल माउंटेन था जिसका आज इरोजन होकर पठार के रूप में उद्भव हो गया है। इसके अंतर्गत शिमोगा, चिकमंगलूर, टुमकुर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी आदि में आयरन की माइनिंग की जाती है। कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग को मैसूर का पठार कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी कावेरी है। ये भाग वनों से आच्छादित है। साल, सागौन, शीशम, चंदन यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर इसी पठार पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्च भूमि या हाईलैंड्स। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत अनावृत्तीकरण की क्रियाओं से इतना अधिक प्रभावित हुए हैं कि आज उनकी ऊंचाई काफी कम हो गई है और इन्हें पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पहाड़ियां या पर्वत श्रेणियां इस प्रकार हैं। 1. अरावली। हमारा प्रायद्वीपीय भारत अरावली, सिंहभूमि और धारवाड़ नामक 3 प्रोटोकॉन्टिनेंट से मिलकर बना है, जिनमें अरावली भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। इसकी रचना आद्यकल्प समूह यानी प्री कैम्ब्रियन ग्रुप की धारवाड़ शैलों से हुई है, अर्थात ये धारवाड़ युग में निर्मित पर्वत है। इस श्रेणी में संगमरमर, सीसा, तांबा
व चूना पत्थर पाया जाता है। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला है, किंतु इसका मुख्य विस्तार राजस्थान में है। प्री कैम्ब्रियन युग में ये हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत एक विशाल मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी, किंतु दीर्घकाल से अपरदन के कारण ये वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में बची है। इन पहाड़ियों को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दिल्ली में दिल्ली रिज, अलवर के निकट हर्षनाथ पहाड़ियां, टोडगढ़ के पास मारवाड़ की पहाड़ियां तथा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जरगा पहाड़ियां के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चिम में राजस्थान का थार मरुस्थल तथा पूरब में मध्य प्रदेश का मालवा का पठार स्थित है। थार के मरुस्थल में छत्रक शिलाएं एवं बरखान अर्थात अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप यानी सैंड ड्यून्स बहुत मिलते हैं। मालवा का पठार काली मिट्टी या लावा मिट्टी के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। गुली अपरदन से निर्मित बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध चंबल नदी मालवा के पठार से होकर गुजरती है। मालवा के पठार तथा थार के मरुस्थल के बीच माउंट आबू स्थित है। इसे गुरु शिखर भी कहते हैं। ये अरावली का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये एक पर्यटन स्थल भी है। जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर इसी माउंट आबू पर स्थित है। पश्चिमी बनास और लूनी नदियां अरावली के मध्य से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। बोअर, पिपली घाट, डेवायर एवं डिसूरी आदि अरावली श्रेणी पर स्थित दर्रे हैं। नंबर 2, पश्चिमी घाट या सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट्स। ये अरब सागर के पूर्व में भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये पहाड़ियां एक दूसरे से संबद्ध हैं, इसलिए इनका विस्तार तट के सहारे सहारे सतत यानी कंटिन्यूअस अलोंग द बॉर्डर है। इनकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है तथा चौड़ाई उत्तर में 50 किलोमीटर एवं दक्षिण में 60 से 80 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू की पश्चिमी सीमा बनाने वाली इस पहाड़ी का ढाल यानी स्लोप ग्रेडियंट तीव्र है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट कहते हैं। अत्यंत कट फट जाने के कारण ये पहाड़ियां सीढ़ी नुमा बन गई हैं। इनका पूर्वी ढाल मंद यानी स्लो है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की स्थानीय संज्ञा के आधार पर पश्चिमी घाट की पहाड़ी को सह्याद्री भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में असंवलन यानी भ्रंशित हो जाने या वृहत भ्रंश या निमज्जन या डूब जाने के कारण हुआ। अतः मूलतः ये ब्लॉक पर्वत हैं, किंतु आज अपशिष्ट या अनाच्छादित पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन्स के उदाहरण हैं। संपूर्ण श्रेणी को धरातली संरचना एवं विभिन्नताओं के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से लेकर गोवा के उत्तर पूर्व में मलप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है। पश्चिम की ओर इसका ढाल खड़ा एवं सीढ़ीनुमा है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर 1646 मीटर की ऊंचाई के साथ कलसुबाई है, जबकि महाबलेश्वर 1438 मीटर की ऊंचाई के साथ इसका दूसरा प्रमुख शिखर है। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, मलप्रभा आदि नदियां इसी भाग से उद्गमित होती हैं। इस भाग में लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। 630 मीटर ऊंचाई पर भोर घाट तथा 580 मीटर ऊंचाई पर थाल घाट दर्रे इसी भाग में महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके पूरब में स्थित भाग को दक्कन का पठार कहते हैं, जो मैग्मा जमाव, ठोसीकरण तथा उत्थापित होने से निर्मित हुआ है। नंबर 2, मध्य सह्याद्री मलप्रभा नदी से लेकर दक्षिण में 305 मीटर की ऊंचाई पर पाल घाट दर्रा के उत्तरी सिरे तक विस्तृत है। 1220 मीटर औसत ऊंचाई वाली इस श्रेणी का धरातल काफी ऊबड़ खाबड़ यानी रफ कट है, किंतु आर पार जाने के लिए
कोई दर्रा नहीं है। ये श्रेणी वनाच्छादित है। समुद्री तट श्रेणी के काफी समीप है। 1892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुद्रेमुख नामक लौह अयस्क खान प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख तथा 1714 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पुष्पागिरी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। इसके पूरब की ओर तुंगभद्रा एवं कावेरी नदियां प्रवाहित होती हैं। ये भाग ग्रेनाइट एवं नीस शैलों से निर्मित है। यहाँ पश्चिमी ढालों पर होने वाली भारी वर्षा जलप्रपातों एवं विद्युत निर्माण में सहायक है। ये भाग पूरब की ओर चौड़ा हो गया है और पूर्वी घाट की पहाड़ी से मिल गया है। इसे पूर्वी घाट की पहाड़ी से जोड़ने का कार्य नीलगिरी नामक पहाड़ी करती है। 2637 मीटर ऊंचाई पर स्थित दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण पूरब में ऊटकमंड पहाड़ी स्थित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तमिलनाडु में स्थित ऊटी इसी ऊटकमंड पहाड़ी पर स्थित है। डोडा नामक जनजाति, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, इसी नीलगिरी और ऊटकमंड पहाड़ी पर निवास करती है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर 100 मीटर ऊंचा शिवा समुद्रम जलप्रपात, बेलग्राम जनपद कर्नाटक में गोकक नदी पर 55 मीटर ऊंचा गोकक प्रपात, उत्तरी कनारा जनपद कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात, जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी प्रपात कहते हैं। इस प्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है और यही प्रपात भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले प्रपातों में से एक है। नंबर 3, दक्षिणी सह्याद्री। इसका विस्तार नीलगिरी पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक 290 किलोमीटर की लंबाई में है। नीलगिरी के बाद दक्षिण में अवस्थित पहाड़ियां भूगोल के दृष्टिकोण से सह्याद्री का भाग नहीं हैं। फिर भी इनका अध्ययन हम इसी क्रम में यहां पर कर लें। 305 मीटर ऊंचा 25 किलोमीटर चौड़ा पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये दर्रा नीलगिरी और अनामलाई को पृथक करता है तथा केरल के कालीकट तथा तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत की सर्वोच्च पहाड़ी अनामलाई इसी दक्षिणी सह्याद्री का अंग है। 2695 मीटर ऊंचाई पर स्थित अनाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है और ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। अनामलाई की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा उत्तर पूर्व की ओर फैली है और पालनी पहाड़ी कहलाती है। कोडाईकनाल पर्यटन स्थल इसी पालनी पहाड़ी पर स्थित है तथा दूसरी शाखा दक्षिण पूर्व की ओर फैली है और कार्डेमम पहाड़ी कहलाती है। इसके पूर्वी ढाल पर बहुतायत संख्या में इलायची के वृक्ष हैं, जिसके कारण इसे कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ी कहते हैं। शेनकोट्टा दर्रा केरल राज्य में इलायची पहाड़ी पर स्थित है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कार्डेमम के पश्चिमी ढाल और मालाबार तट पर वर्षा अधिक होती है, जबकि पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वैगई, पेरियार तथा इडुकी नदियां इसी क्षेत्र में उद्गमित होती हैं। नंबर 3, पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट्स। ये श्रेणी उड़ीसा में महानदी से लेकर तमिलनाडु में वैगई नदी तक पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी की भांति श्रृंखलाबद्ध या सतत ना होकर विच्छिन्न रूप में फैली हुई है। इसे नदियों ने अनेक स्थानों पर विच्छिन्न कर रखा है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य ये पहाड़ी समाप्त प्राय है, किंतु कृष्णा नदी के दक्षिण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा एवं कुर्नूल जिलों में ये श्रेणी पुनः श्रृंखलाबद्ध है। यहाँ ये नल्ला मलाय पहाड़ी कहलाती है, जो 430 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है और रॉयल सीमा क्षेत्र में स्थित है। ये क्वार्ट्जाइट और स्लेट शैलों से निर्मित है। नल्ला मलाई की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसका दक्षिणी भाग पालकोंडा श्रेणी कहलाता है। पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य स्थित पहाड़ी मलयागिरी कहलाती है। ये चंदन के वनों के लिए विख्यात है। सागौन के वृक्ष भी प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं।
पूर्वी घाट पहाड़ी की चौड़ाई उत्तर में 190 किलोमीटर तथा दक्षिण में करीब 80 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इन पहाड़ियों का क्रम क्रमशः इस प्रकार है: मलयागिरी, महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, पालकोंडा, जावेदी, जिजी, शेवराय, कोल्लामलाई और पंचामलाई आदि इस घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु में पूर्वी घाट की पहाड़ी काफी जटिल रूप में फैली हुई है। पश्चिम व दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली इन पहाड़ियों को तमिलनाडु के थिरुवेल्लूर में जावादी, विल्लुपुरम में जिजी, तिरुचिल्लापल्ली में कोल्लामलाई एवं पंचामलाई, सलेम जनपद में शेवराय कहते हैं। उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर है। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है तथा पूर्वी घाट पहाड़ी की महत्वपूर्ण चोटी है। पूर्वी घाट में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सिलिका धरातल के नीचे चली जाती है और आयरन ऊपर बच जाता है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट के रिजर्व पाए जाते हैं। नंबर 4, विंध्य पर्वत श्रेणी। ये श्रेणी गुजरात के काठियावाड़ पठार के पूरब में, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के दक्षिण में, नर्मदा नदी के उत्तर में तथा राजमहल पहाड़ी झारखंड के पश्चिम में करीब 1050 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये भारत की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है। भारनेर, कैमूर क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित इसी विंध्य पर्वत के अंग हैं। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में स्थित है और नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम स्थल है। ये पर्वत भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक यानी वाटर डिवाइडर है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूरब में महानदी तथा उत्तर की ओर इसी पर्वत से निकलकर चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार विंध्य पर्वत नर्मदा नदी की दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली का खड़ा ढाल मात्र है। इसी प्रकार कैमूर पर्वत सोन नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल है। इस प्रकार नर्मदा और सोन नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित विंध्य पर्वत भ्रंशोत्य पर्वत का उदाहरण है। ये श्रेणी सीमेंट उद्योग एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसी श्रेणी पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे पाए जाते हैं। इसी श्रेणी में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ये सफेद शेरों की धरती कही जाती है। नंबर 5, सतपुड़ा पर्वतमाला। ये पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य पश्चिम में गुजरात से पूर्व में छत्तीसगढ़ तक करीब 900 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये डिसकंटिन्यू रेंज है। 21 से 24 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित इस पर्वतमाला को संरचनात्मक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, राजपीपला पहाड़ियां गुजरात में। नंबर 2, गाबिलगढ़ पहाड़ियां महाराष्ट्र में। नंबर 3, महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। नंबर 4, मैकाल पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है, और महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल इसी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि पचमढ़ी स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। सतपुड़ा की दूसरी सबसे बड़ी चोटी अमरकंटक 1066 मीटर ऊंची है, जो मैकाल पर्वत श्रेणी के पास मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में है और नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम स्थल है। वस्तुतः जिस प्रकार नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की पहाड़ियों को जोड़ती है, उसी प्रकार अमरकंटक विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को जोड़ती है। सतपुड़ा श्रेणी अधिकांशतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है। सतपुड़ा का उत्तरी भाग खड़े ढाल के रूप में है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि नर्मदा रिफ्ट वैली का उत्तरी किनारा विंध्यन रेंज है तथा दक्षिणी किनारा सतपुड़ा रेंज है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा श्रेणी में मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। नंबर 6, मेघालय की पहाड़ियां। भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में मेघालय एक पठार पर अवस्थित एक राज्य है। इस पठार को मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार कहते हैं। ये पठार विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये पठार खनिज संपदा की दृष्टि से भी समृद्ध है। घने जंगलों से आबाद ये पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी भाग है, यानी आउटलियर है, जो राजमहल गारो अंतराल या मालदा अंतराल द्वारा छोटा नागपुर के पठार से पृथक किया जाता है। इस मेघालय के पठार पर गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरैल आदि पहाड़ियां स्थित हैं, जिन्हें मेघालय की पहाड़ियां कहते हैं। शिलोंग शिखर की ऊंचाई 1961 मीटर है और ये मेघालय की पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर है। यहां खासी पहाड़ी के दक्षिण ढाल पर चेरापूंजी का गांव मौसिन राम स्थित है, जहां संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। नंबर 4, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीपीय भाग यानी कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इस अध्याय के अंतर्गत निम्न का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, समुद्र तटीय मैदान। नंबर 2, द्वीपीय भाग। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, समुद्र तटीय मैदान। इन मैदानों का निर्माण समुद्र तटीय क्षेत्रों में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण एवं नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेप से होता है। इन मैदानों के पृष्ठ प्रदेशों में पठारों या पर्वतों की स्थिति होती है, जबकि अग्रभाग में समुद्र की। ये मैदान लंबे, संकरे एवं इनके अग्रभाग समुद्री लहरों द्वारा कटे फटे होते हैं। भारत का पश्चिम तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान इसके उदाहरण हैं। नंबर 1, पश्चिम तटीय मैदान। भारत के पश्चिम दक्षिण किनारे पर पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पश्चिम तटीय मैदान फैला है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इस तटीय मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियां छोटी एवं तीव्रगामी हैं। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इन मैदानों की पूर्वी सीमा पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई आदि नदियों की उद्गम स्थल हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। नंबर 1, काठियावाड़ तट। गुजरात में कच्छ से दमन तक का तटीय मैदान काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। इस तट के समीप कच्छ, मांडव, बरडा एवं गिरिनार नामक पहाड़ियां अवस्थित हैं, जो गुजरात में हैं। नंबर 2, कोंकण तट। दमन से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। इस तट के समीप बालाघाट, हरिश्चंद्र, उत्तरी सह्याद्री, महाबलेश्वर नामक पहाड़ियां अवस्थित हैं, जो महाराष्ट्र में हैं। कोंकण तट के सामने 2 दर्रे हैं, जिन्हें थाल घाट एवं भोर घाट कहते हैं। दिल्ली से बंबई के लिए रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थाल घाट से तथा पुणे से बेलग्राम के लिए सड़क एवं रेल मार्ग भोर घाट से होकर गुजरते हैं। नंबर 3, कनारा तट। गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक का तट कनारा तट कहलाता है। इस तट के समीप चित्रदुर्ग, बाबा बूदन, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख नामक पहाड़ियां अवस्थित हैं, जो कर्नाटक में हैं। नंबर 4, मालाबार तट। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। इस तट के समीप नीलगिरी, अन्नामलाई, अगस्त्यामलाई तथा कार्डमम पहाड़ियां अवस्थित हैं, जो मुख्यतः केरल और तमिलनाडु में हैं। मालाबार तट में लैगून बहुत हैं, इसलिए इसे लैगूनों का कयास कहते हैं। इसी तट पर विम्बनाथ झील स्थित है, जो कि एक लैगून या लैगून की बनी झील है। इस पहाड़ी पर मालाबार के सम्मुख एक दर्रा यानी पास है,
जिसे पाल घाट कहते हैं, तथा केरल के कालीकट तथा तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाने का रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 2, पूर्वी तटीय मैदान। ये तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस तटीय मैदान के पश्चिम में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां पश्चिमी घाट की तरह कंटिन्यू ना होकर डिसकंटिन्यू श्रेणी के रूप में हैं। तमिलनाडु में ये मैदान 100 से 120 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि गोदावरी के डेल्टा के उत्तर में ये तटीय मैदान संकरा है और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई मात्र 32 किलोमीटर है। ये मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। पूर्वी तटीय मैदान के भी अलग अलग नाम हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कलिंग तट, उत्तरी सरकार तट तथा कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, कलिंग तट या उत्कल तट। ये तट निचले गंगा मैदान से महानदी तक विस्तृत है। इस तट के समीप मल्यागिरी, महेंद्रगिरी, नयागढ़ आदि पहाड़ियां अवस्थित हैं। नंबर 2, उत्तरी सरकार तट। महानदी तथा कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इस तट के समीप रंपा, नन्नामलाई, पालकोंडा आदि पहाड़ियां अवस्थित हैं। नंबर 3, कोरोमंडल तट। मुख्यतः कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, किंतु इसका अधिकतम विस्तार कृष्णा से कन्याकुमारी तक माना जा सकता है। ध्यातव्य है कि यहीं पर चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। नोट: इन तटों में सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में तथा सर्वाधिक लंबाई आंध्र प्रदेश में है, जबकि तट रेखा यानी कोस्टल लाइन सर्वाधिक लंबी गुजरात प्रदेश की है। नंबर 2, द्वीप। स्थलखंड के ऐसे भाग जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं द्वीप कहलाते हैं। ये महासागर, सागर, झील व नदी में हो सकता है। भारत में 1000 से अधिक द्वीप हैं, जो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में बिखरे पड़े हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण द्वीप समूहों का अध्ययन करें। नंबर 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर 2, लक्षद्वीप। नंबर 3, अन्य महत्वपूर्ण द्वीप। अब क्रमशः इनका अध्ययन करें। नंबर 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में ढेर सारे द्वीप हैं। आइए अब इनके बारे में जानें। नंबर 1, लैंडफॉल। ये अंडमान निकोबार के एकदम उत्तरी बिंदु पर अवस्थित है। इस द्वीप में अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगा रखा है। नंबर 2, नारकोंडम। ये द्वीप अंडमान सागर में अवस्थित है। ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नंबर 3, उत्तरी अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह का उत्तरतम द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी यहीं अवस्थित है। नंबर 4, मध्य अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह का केंद्रीय द्वीप है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है। नंबर 5, दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप में अवस्थित है। नंबर 6, लघु अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये दक्षिणी अंडमान से डंकन पास के द्वारा अलग होता है। नंबर 7, 10 डिग्री चैनल। ये चैनल बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित होने के कारण इसे 10 डिग्री चैनल का नाम दिया गया है। नंबर 8, कार निकोबार द्वीप। ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप है। ये 10 डिग्री चैनल द्वारा
लघु अंडमान यानी अंडमान द्वीप समूह से अलग होता है। नंबर 9, लिटिल निकोबार। ये ग्रेट निकोबार के उत्तर में अवस्थित है। नंबर 10, ग्रेट निकोबार। ये भारत का दक्षिणतम स्थान है। इसी के दक्षिण भाग में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। नंबर 2, लक्षद्वीप समूह। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। इस समूह में विभिन्न द्वीप आते हैं। आइए इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, कवरत्ती। ये लक्षद्वीप की राजधानी है जो केरल तट के समीप अवस्थित है। ये द्वीप लैगून जल क्रीड़ा एवं तैराकी के लिए जाना जाता है। नंबर 2, अगाती द्वीप। यहां लक्षद्वीप का मुख्य हवाई अड्डा स्थित है। नंबर 3, मिनिकॉय द्वीप। ये अरब सागर में मालदीव के उत्तर में अवस्थित है। नंबर 4, अमीन दीव द्वीप समूह। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती के उत्तर स्थित विभिन्न द्वीपों का एक समूह है। नंबर 5, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच उत्तरी हिंद महासागर में पूरब से पश्चिम बहने वाली एक चैनल। नंबर 6, 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप के कन्नानूर द्वीप समूह तथा मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच पूरब से पश्चिम चलने वाली जल की एक चैनल। नंबर 3, अन्य महत्वपूर्ण द्वीप। भारत के तटीय राज्यों में द्वीप पाए जाते हैं। ये उन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों का अध्ययन करें। नंबर 1, बेला। ये द्वीप गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक शरण स्थली है। नंबर 2, नोरा। ये द्वीप भी गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। नंबर 3, दीव। ये द्वीप गुजरात के दक्षिण तट पर काठियावाड़ प्रायद्वीप में अवस्थित है। ये मुख्य भूमि से ज्वारीय क्रीक द्वारा अलग होता है। नंबर 4, पिरोटॉन। ये द्वीप समूह गुजरात के जामनगर जिले में मैरिन नेशनल पार्क के समीप अवस्थित है। इस समूह के कुछ द्वीपों में स्नेक्स एवं रोडेंट्स की बहुत खतरनाक प्रजाति पाई जाती हैं, जिनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए यहाँ के कुछ द्वीपों में जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 5, आलिया बेट। ये द्वीप खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर अवस्थित है। ये द्वीप निक्षेप द्वारा बना है। नंबर 6, सालसेट। ये द्वीप महाराष्ट्र में बत्सल नदी के मुहाने पर अवस्थित है। मुंबई महानगर तथा ठाणे शहर इसी द्वीप पर अवस्थित हैं। नंबर 7, बूचर। ये मुंबई तट के गेटवे ऑफ इंडिया से 8.25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक ऑयल टर्मिनल है जहां से तेल टैंकरों में भरा जाता है। नंबर 8, एलिफेंटा। ये मुंबई के पूर्व में मुंबई हार्बर में अवस्थित है। ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नंबर 9, श्रीरंगपट्टनम। ये कावेरी नदी द्वारा निर्मित एक चट्टानी द्वीप है। नंबर 10, विलिंगटन। ये केरल राज्य के कोच्चि में अवस्थित कृत्रिम मानव निर्मित द्वीप है। नंबर 11, कच्चातीबू। ये द्वीप तमिलनाडु में रामेश्वरम तथा तलाई मन्नार के मध्य अवस्थित है। ये द्वीप वर्तमान में श्रीलंका को पट्टे पर दिया गया है। नंबर 12, पंबन। ये द्वीप प्रायद्वीपीय भारत तथा श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। नंबर 13, रामेश्वरम। ये द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है और 4 धाम तीर्थ का एक हिस्सा है। नंबर 14, श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अवस्थित है। यहाँ इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। नंबर 15, व्हीलर। ये द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये द्वीप मिसाइल परीक्षण के कारण सदैव न्यूज में बना रहता है। नंबर 16, गंगा सागर। ये द्वीप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने के निकट अवस्थित है।
ये हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 17, न्यू मुरे। ये द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तट पर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये भारत के अधिकार में है। बांग्लादेश इस द्वीप पर अपना दावा करता है, अतः ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच अधिकार के लिए विवादित है। नंबर 18, माजुली। ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये द्वीप असोम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया गया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्राजील का बनावल है, जो अरागुआइया नदी में अवस्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे। ए, हिमालय के प्रमुख दर्रे। बी, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। सी, अरावली के प्रमुख दर्रे। आइए अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करें। ए, हिमालय के प्रमुख दर्रे। नंबर 1, काराकोरम दर्रा। ये 5,664 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के काराकोरम की श्रेणी पर स्थित है। प्राचीन काल में इसी दर्रे से होकर यारकंद को मार्ग जाता था। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय से चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का 5,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया है। चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर से इसी दर्रे से होते हुए चीन जाने के लिए एक सड़क बनाई हुई है। नंबर 2, जोजिला दर्रा। ये जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी पर स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 3, बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। नंबर 4, शिपकीला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी पर स्थित दर्रा है। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 5, रोहतांग दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सड़कों में से एक मनाली लेह सड़क इसी दर्रे से होकर गुजरती है। मनाली लेह सड़क श्रीनगर कारगिल लेह सड़क का विकल्प है। इसी दर्रे के निकट व्यास कुंड, जिसे नेहरू कुंड भी कहते हैं, स्थित है, जो कि व्यास नदी का उद्गम है। नंबर 6, बड़ा लाचा दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी पर स्थित है। मंडी से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 7, लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित इस दर्रे से होकर तिब्बत को मार्ग जाता है। नंबर 8, माना दर्रा। ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड से कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 9, नीति दर्रा। ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5,389 मीटर है। इससे होकर कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर जाने का मार्ग गुजरता है। नंबर 10, नाथुला दर्रा। ये दर्रा भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित रहा। ये सिक्किम में स्थित है। ये दर्रा दार्जिलिंग से चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। नंबर 11, जलेपला दर्रा। ये सिक्किम में स्थित है। ये दर्रा सिक्किम, भूटान एवं चाइना का ट्राई जंक्शन है। जलेपला दर्रा से सटा हुआ है चुंबी वैली। चाइना इसी चुंबी वैली को पाना चाहता है। चूंकि भूटान और चाइना का लगभग 250 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है, अतः चाइना बार बार भूटान को ऑफर करता है कि वो उसे चुंबी वैली दे दे, तो चाइना उसे 250 किलोमीटर के बदले में उत्तरी भूटान में 400 किलोमीटर लैंड देगा। भूटान की सरकार इस पर नेगोशिएशन करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं आगे बढ़ाती कि इसकी जानकारी भारत को भी हुई। चूंकि भारत के पास
पूर्वी भारत जाने के लिए मात्र कुछ ही किलोमीटर की चौड़ाई में लैंड है। अतः अगर किसी शक्तिशाली देश की मिलिट्री चुंबी वैली में आ गई तो वो आसानी से पूर्वी भारत जाने के रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। अतः भारत ने भूटान से कहा, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो भारत ने जो आपको इकोनॉमिक मदद दी है वो लोन में बदल जाएगी तथा एलपीजी की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। इस पर भूटान में खूब हंगामा हुआ और सरकार गिर गई तथा जो नई सरकार आई उसके प्रेसिडेंट की विजिट इंडिया में हुई और उन्होंने कहा कि आप सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए, हम चुंबी वैली पर किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन चाइना के साथ नहीं करेंगे। नंबर 12, बुमला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित इस दर्रे से तबांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। नंबर 13, यांगयाप दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन के लिए मार्ग भी इसी दर्रे से होकर जाता है। नंबर 14, पांग सादर दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण म्यांमार सीमा पर स्थित है। डिब्रूगढ़ से म्यांमार के लिए मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। नंबर 15, दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के पूरब में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। नंबर 16, तुजू दर्रा। ये मणिपुर के दक्षिण पूरब में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इम्फाल से म्यांमार को मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। बी, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। इसके अंतर्गत निम्न दर्रे आते हैं। नंबर 1, थाल घाट दर्रा। ये पश्चिमी तट की पहाड़ी पर कोंकण तट के सामने महाराष्ट्र में स्थित है। दिल्ली से मुंबई जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 2, भोर घाट दर्रा। ये कोंकण तट के सामने पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर स्थित है। पुणे से बेलग्राम के लिए मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 3, पाल घाट दर्रा। ये मालाबार तट के सामने पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कालीकट से कोयम्बटूर को मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नंबर 4, शेनकोट्टा दर्रा। ये दर्रा केरल राज्य की इलायची पहाड़ी पर स्थित है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सी, अरावली के प्रमुख दर्रे। इस पर्वतमाला पर निम्न दर्रे हैं। नंबर 1, बोअर। नंबर 2, पिपली घाट। नंबर 3, देवायर। नंबर 4, डिसूरी आदि अरावली श्रेणी पर स्थित प्रमुख दर्रे हैं।